वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम जो वीडियो फॉर्मेट में इसको देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे 5 अप्रैल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, तो उसमें शब्द समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, तो ये जो फ्रेज आते हैं तो किस संविधान से इनमें से लिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस दौरान ये जो फ्रेज़ हैं यहाँ पे काफ़ी यूज़ में आए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, तो उसी से इंस्पायर होकर जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मिली हैं तो हमने वहाँ से इसको अपने संविधान में लिया है। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं, एक हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, तो इसकी अवधारणा को हमने किस संविधान से अपनाया है। ठीक, तो देखिए इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट चीज़ें फॉलो करता है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है इसके अंतर्गत करता है। जैसे अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में इसको देखते हैं, तो ये हमने प्रावधान लिया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगला देखिए, सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के तहत निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, तो जो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं भारत में, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक, तो पद्म विभूषण जो 2022 में मिला है टोटल 4 लोगों को मिला है। ठीक, तो उनकी अलग अलग कुछ कैटेगरीज होती हैं कि किस में किसको मिलेगा। तो एक कैटेगरी है पब्लिक सर्विस, ठीक है, सार्वजनिक मामलों के, तो इसके लिए मिला है हमें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी। ठीक है, इनको मरणोपरांत जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग कब की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग किस वर्ष में की गई थी। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से इनमें से तो किसी में नहीं किया गया था। ठीक है, आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे और उस किस कांग्रेस के सेशन में इसको किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बताएंगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन किस वर्ष में किया था। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो है गांधी जी की भारत में कब हुई, जब वो अफ्रीका से लौट के आए। ठीक, तो फरवरी 1916 में। ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे उन्होंने जो है पहली उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई इस इवेंट में, और उन्होंने एक जो है BHU के एक सभा थी वहाँ पे उनको संबोधित किया था। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आए तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का है उसको मत लगाइएगा। ठीक है, उससे पहले उनका एक ये मेजर पब्लिक इवेंट हो चुका था। अगला है, गंगा नदी को बनाने के लिए 2 पवित्र नदियों जिनका की नाम है अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, तो इनके संगम को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि जो है जैसे देवप्रयाग है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, तो ये कुछ 2 नदियां आपस में मिल रही हैं तो उनके ज्वाइंट जहाँ पे हैं संगम है उनको इस नामों से बुलाया जाता है। ठीक, तो जो हमारी मेन गंगा रिवर जो फ्लो हो रही है तो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है हमारी ये अलकनंदा और भागीरथी को। ठीक है, 2 नदियों का, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं देवप्रयाग, ऑप्शन बी। दिसंबर 2021 तक की जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखेंगे ट्रेडिंग पार्टनर जो है बांग्लादेश का, सेकंड लार्जेस्ट तो ये है इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कौन है जरा ये बताएंगे आप। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चौथे में जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय हैं, ठीक है, कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि या उनका क्या प्रावधान होगा, इनसे संबंधित विषय जो है हमारी 4थी अनुसूची में है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास बन गया। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो इंडियन आर्मी भी थी। ठीक है, तो उसके जो कमांडर इन चीफ थे तो उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था वो था शिमला। ठीक है, वर्तमान में जैसे देखेंगे तो ऑफिशियल जो हमारे ये आर्मी के प्रमुख होते हैं ये कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के दौरान जो है ये शिमला में था ये।
अगला देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, एक गैर लाभकारी संस्था है ना। तो इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया जिसमें 180 देशों को स्थान दिया गया, ठीक है। तो इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है हमें। तो जो है पहले ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, जो हमारी पत्रकारिता से संबंधित एक इंडेक्स आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको इशू कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें 180 देशों में 2021 का हमसे पूछा गया है। तो इसमें भारत की रैंकिंग थी 142, ठीक है, बी ऑप्शन। परंतु 2022 के आंकड़े भी हमारे पास आ चुके हैं इस रिपोर्ट के, और इस वर्ष जो है 180 देशों में भारत की रैंकिंग हो गई है 150। तो दोनों भी याद रखिएगा, कभी कभी पुरानी रैंकिंग भी पूछी जाती है। अगला देखें सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो इसको शुरू किया गया था 2020 में, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है इसको, ठीक है। जो हमारी सिविल सर्विसेज है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं भारत में जो कार्यरत हैं, तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग का संबंधित एक प्रोग्राम है ये, ठीक। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इस कार्यक्रम के 6 स्तंभों में से एक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम जो हमारा ये मिशन कर्मयोगी, इसके 6 पिलर्स हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो दिए हुए ऑप्शंस में से बी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये इसका कोई पिलर नहीं है। इसके 6 पिलर में देखिए नीति ढांचा यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क है, फिर है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, फिर है योग्यता ढांचा यानी कि कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, उसके बाद है आपका एक इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत फ्रेमवर्क है ढांचा, फिर एक है आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, ठीक। 5 ये हो गए, और छठा एक और है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये 6 ढांचे जो हैं, 6 स्तंभ, ठीक है, ये मिशन कर्मयोगी के आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है, ठीक है। तो देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत को आज़ादी मिलने के क्रम में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था, है ना, प्रशासन के लिए। फिर जो इंडिया को आज़ादी मिली है तो उसके लिए एक एक्ट इन्होंने ब्रिटिशर्स ने लाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947, जिसके प्रावधानों के तहत भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग जो है राष्ट्र बने इसके दौरान, ठीक। तो अब जो है हम भारत एक स्वतंत्र देश हो गए, तो अब हमारे पास इन दोनों एक्ट का क्या काम है, ठीक है, कि हमारे ऊपर अब इनके प्रावधान लागू होंगे नहीं। तो हमने इसके लिए अपने संविधान में एक अनुच्छेद बनाया है जिसके तहत हमने इसको नल एंड वॉइड कर दिया है, अनुच्छेद 395, ठीक है, जिसमें ये प्रावधान है कि दोनों एक्ट जो हैं हमारे निरस्त माने जाएंगे, ठीक है। दिसंबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा, ठीक है। होता क्या था कि जैसे कुछ मान लीजिए अश्लील चित्र दिखाए गए हैं किसी पिक्चर में, है ना, या फिर गाली गलौज बहुत है, या समाज में कुछ उससे उल्टा फर्क पड़ सकता है, तो इस वजह से भारत में जैसे देखते होंगे ना कि फिल्मों में वो सीन काट दिए जाते हैं। तो इनको अब नहीं काटा जाएगा किन देश में रिलीज होने वाली फिल्मों में, ठीक है। अब इसमें क्यों किया गया है इसको, कि उस देश में जो है ब्रांड को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज की गई थी, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी एंशिएंट टाइम्स में? बिहार में, ठीक है। तो यहीं पे अवशेष मिलेंगे। अगला देखिए 6 फरवरी 2022 को निम्न में से कौन सा देश 1000 एक दिवसीय क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। तो उपलब्धि है अपने आप में 1000 वनडे मैच खेलना, भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। पर्वत धारा योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये एक स्कीम है, इसको शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में। इसका ऑब्जेक्टिव आप बताइए जरा कमेंट करके क्या था। निम्नलिखित में से किस धातु के निशान ओमनी तांबे और हड़प्पा कलाकृतियों दोनों के रासायनिक विश्लेषण में एक सामान्य उत्पत्ति का सुझाव देते हुए पाए गए थे? तो ये धातु हमारी है निकल। इसमें हुआ क्या है कि रिसेंटली जो है पुरातात्विक सर्वेक्षणों में पाया गया है कि जो ओमान है तो वहाँ के जो कॉपर हैं, ठीक है, और हड़प्पा में जो हमारे ये कलाकृतियाँ मिली हैं तो उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं तो क्या है, दोनों के ओरिजिन जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा था। तो ये धातु जो कॉमन मिली है इसमें निकल, ठीक है।
अगला देखिए, जब एक सफ़ेद प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, तो यह 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक जो प्रिज्म होता है हमारे पास, ग्लास प्रिज्म, तो उस पर आप वाइट लाइट डालेंगे तो जो हमारा इधर से लाइट्स निकलेंगी वो 7 जो रेनबो के कलर्स होते हैं उनमें विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना होता है फिजिक्स का, उसके तहत होता है। विटामिन B12 के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो जो हम विटामिन पढ़ते हैं ना, सॉल्युबल विटामिन B और C, ठीक है, तो B में हमारे पास विटामिन ऐसे 1 2 3 करके 12 तक विटामिन हम ये पढ़ते हैं, ठीक। तो इसके संबंध में ऑप्शन B हमारा गलत है। इसमें लिखा है कि इसकी अधिकता से घातक एनीमिया यानी कि जो रक्ताल्पता हो जाती है, और तंत्रिका संबंधी यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो हमारे विकार होते हैं उनसे संबंधित जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अधिकता से नहीं, ये कमी से होते हैं। विटामिन B12 की कमी होगी तो ये होते हैं, बाकी के सब जो हैं ठीक हैं। अगला देखिए, मूंगा और ईरी इनमें से किसके प्रकार हैं, ठीक है। तो वैरायटी होती हैं ये हमारे सिल्क यानी कि जूट की, सॉरी जूट कह रहा हूँ मैं, रेशम, ठीक है, रेशम की प्रजातियाँ मतलब प्रकार हैं ये, ठीक। और इसके अलावा मलबरी सिल्क होता है हमारे पास, मूंगा हमने देख लिया, ईरी देख लिया, है ना, एक टसर सिल्क होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। और भारत में जो सिल्क शोधन संस्थान है ये कहाँ है, बैंगलोर में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जो है नाट्य शास्त्र एक संस्कृत हिंदू पाठ जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, ठीक है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं वो नाट्य शास्त्र में ही प्रदर्शन कलाओं से संबंधित जो है वो मिलते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के इशारों को जो है स्पष्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसके अनुसार मोहिनी अट्टम निम्न में से कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो केरला में जो है ये किया जाता है मोहिनी अट्टम, पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मोहिनी अट्टम जो है निम्न में से कौन सा नृत्य है, तो ये लास्ट से प्रकार का जो है एक्सप्रेशन होता है उससे संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए। और भरत मुनि की जो किताब है ये नाट्यशास्त्र, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। अगला है, भारत ने 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ICC अंडर-19 विश्व कप फाइनल में किस देश को हराया है, ठीक है। तो भारत ने ये अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, इसमें इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। बहुसंख्यक भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। मेजॉरिटी एक्ट की बात हो रही है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1875 में बनाया गया था। तो जो वयस्क जिनको माना जाता था, है ना, जैसे अभी 18 साल से ऊपर मानते हैं ना अब, तो इस एक्ट के द्वारा उस समय जो लोगों को इन सब चीज़ों के जो भारतीय नागरिक होते थे तो उनको बहुसंख्यक या फिर वयस्क जो है ये सब परिभाषित किया जाता था। एम्स में एक जंग लड़ते हुए इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, कोरोना हो गया था इनको, तो एम्स में ये एडमिट थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ज़मीन से ऊपर तक वायु के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसके रूप में मापा जाता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है हमारी ग्राउंड से लेके जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में आप ओजोन लेयर को पाएंगे, तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो हम ये मोटाई नापते हैं उसको डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, ठीक है। अगला है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक। तो जो SI यूनिट्स होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति के रूप में जो है मानते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल किसी चीज़ का बनाना यानी कि जो शेल होता है, कर्तन, धातु कार्य और मुहर निर्माण और भार जो निर्माण है ये सब शामिल थे, ठीक है। तो बेसिकली इसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लेस था एक काफ़ी फेमस, चन्हुदड़ो, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती थी। औरंगाबाद शहर के पास औरंगज़ेब की पत्नी राबिया दुर्रानी है ना, जिसको कि आप बीबी का मकबरा कहते हैं, ठीक है। तो ये किस स्मारक की नकल है, तो आगरा में जो ताजमहल बना था, ठीक है, इसी की प्रतिकृति मानी जाती है बीबी का मकबरा, जो कि बनवाया था किसने, आजम शाह ने, ठीक है। इसका नाम भी याद रखिएगा।
अगला है कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत को विजय प्राप्ति की जो है उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। जनवरी 2022 में होंडुरास जो देश है यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो जैसे फीमेल से संबंधित और स्पेशली कोई फर्स्ट टाइम जो चीज़ होती है तो ये पूछा जाता है काफ़ी स्पेशली रूप से। तो इनका नाम है शियोमारा कास्त्रो, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अफीम पोस्त की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्न में से किस वर्ष में अफीम अधिनियम लागू हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे ओपीएम के मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ओपीएम एक्ट बनाया था 1857 में। अगला देखिए, विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम जो कि एक छोटा प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, इसकी विभिन्न प्रजातियां जिम्मेदार हैं यानी कि उत्तरदायी हैं। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट या प्रोटोजोआ जो होता है इसके कारण होता है। तो इनमें से घातक मलेरिया यानी कि जो हमारा ये इंग्लिश में इसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, तो ये वाला जो वर्जन है मलेरिया का सबसे गंभीर होता है। तो ये किसके कारण होता है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो हमारा है ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो अभी 2019 में जो है एक आंकड़ा आया था, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, तो उसके हिसाब से भी और सेंसस में भी इस चीज़ का मेंशन था, क्योंकि हमारे पास नया आंकड़ा सेंसस का है नहीं, तो 2011 वाला फॉलो कर रहे हैं। तो पूरे भारत में लगभग 25,000 लोग जो हैं ये सिर्फ संस्कृत जो है आपस में बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा यही उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है। ठीक है, तो कोई भी इकोसिस्टम होता है तो उसमें दो टाइप के जैसे हम पढ़ते हैं ना कंपोनेंट्स, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो जो एबायोटिक फैक्टर है निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त होने वाला यही होता है। ठीक है, तो इसमें से हम सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे, जैसे कि हवा हो गई, अर्थक्वेक हो गया है, इस तरह की चीज़ें क्या है एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अगला देखिए, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है। ठीक है, ऑफिशियल नेम की बात हो रही है। तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में तो सिर्फ बांग्लादेश यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे भारत के लिए इंडिया या फिर भारत यूज़ होता है। ठीक है, परंतु एक ऑफिशियल नेम होता है, जैसे मोस्टली आप इसको पासपोर्ट पे देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन होगा ये। ठीक है, और ऑफिशियल पर्पसेस जो इंटर कंट्री जो ट्रांजैक्शंस होती है ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो बांग्लादेश का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, किसी वस्तु के निम्न में से किसके परिवर्तन की दर जो है उसका त्वरण होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो पढ़ते हैं हम, इसकी परिभाषा ही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो किस रेट से मान लीजिए ये मूव कर रहा है ना, वेग क्या है, तो उसकी जो हमारी रेट ऑफ चेंज है इसके मोमेंटम में, है ना, नहीं मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहा जाता है। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है निम्न में से किसके द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो हमारे जो जलीय वनस्पति होती हैं एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि इनका जो सरफेस है एरिया है ना वो ज़्यादा होता है ना, तो इनके द्वारा ही जितनी भी वाटर बॉडीज़ हमारी, चूँकि वाटर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है तो वाटर बॉडीज़ में ये पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करके जो है ऑक्सीजन का निर्माण सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, अगला देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्कल का नियम होता है F = P/A। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है हमारे आजकल जो हैवी व्हीकल्स आते हैं उसमें यूज़ होता है। ट्रैक्टर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में उसकी जो ट्रॉलीज़ होती हैं, है ना, प्रेशर ट्रॉली, उसमें भी यूज़ होता है। फिर आपका जो हाइड्रोलिक क्रेन्स होती हैं, जैसे कोई कार है मान लीजिए तो एक क्रेन आती है ना उसको ऐसे उठाने के लिए, तो क्या है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, पास्कल के नियम पे काम कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां हैं और वो एग्जैक्टली होती क्या हैं वो लिखा है।
तो देखिए डी ऑप्शन हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है। इसमें दिया हुआ क्या है, डिमेंशिया, जो कि एक क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरोलॉजिकल विकार है। तो ऐसा नहीं है। डिमेंशिया में क्या होता है कि बेसिकली एक जो है ब्रेन के एक आघात से उत्पन्न गंभीर बीमारी है, जिसमें कि व्यक्ति के सोचने, याद करने या फिर जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसमें। ठीक है। कृषि उत्पादन की ट्रेंच विधि किस फसल से संबंधित है। ठीक है। तो ट्रेंच मेथड जो यूज़ होता है हमारा, ऐसे देखे होंगे कि सीक्वेंस वाइज फसलें बोई जाती हैं गन्ने की। ठीक है। तो ये होती है हमारी ट्रेंच मेथड। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 का प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो है पद्म विभूषण के बारे में। तो पद्म भूषण इस साल जो है 17 लोगों को मिला है। तो इसमें जो विक्टर बनर्जी हैं ये इनको मिला है पद्म भूषण। अगला देखिए, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है। इस नाम से निम्न में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का ये संस्मरण है। ठीक है। तो एक मेमोयर है ये, इनकी जितनी भी घटनाएं वहाँ से संबंधित है यूनाइटेड नेशंस के। तो ये पूर्व में यूनाइटेड नेशंस के जो नेशन है हमारे, तो उसके सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, है ना, इनके द्वारा लिखा गया है इसको। अगला देखिए, 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार, जिसको कि प्रति सरकार कहा जाता था, इसकी स्थापना की, जिसमें कि स्वयंसेवी दल, है ना, जिनको सेवा दल बोला जाता था हिंदी में। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक। और ग्राम इकाइयाँ जो विलेज यूनिट्स होती थी उनको तूफान दल बोलते थे। तो ये शामिल थे और इन्होंने मिलकर के एक पैरेलल सरकार की स्थापना की थी, प्रति सरकार की, क्योंकि इधर हमारा ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है ये घटना संबंधित है। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे एडवोकेट जनरल होते हैं, प्रति जितने भी राज्य हैं वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। तो इनकी अपॉइंटमेंट होती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इनसे संबंधित, इनकी ड्यूटीज़ और फंक्शन से संबंधित एक अनुच्छेद 177 है, उसको भी देखिएगा आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना शुरू की गई थी। ठीक है। तो माध्यमिक लेवल के जो क्लासेस हैं उन सब के बच्चों से संबंधित, उनके उत्साहवर्धन या कह लीजिए उनमें नई चीज़ों को डेवलप करने से संबंधित एक स्कीम शुरू की गई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ताकि उनको जो है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन सबको भी इंक्लूड किया जाए और उनका एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। तो इसको शुरू किया गया था वर्ष 2009 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।